हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 हमारा पर्यावरण। और इसके अंदर हमारा आज का अध्याय रहेगा 5वां और इसका नाम है जल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते स्रोत एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। एक बड़े जार के करके देखें। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें। जार को बंद कर दें। पत्तियों में मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। यहाँ पर आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है। इस नक्शे में आपको एशिया दिखाई दे रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये जो महाद्वीप है, इसके अलावा शेष जो नीले कलर का भाग है, इसमें आपको ये सब कुछ जल ही जल दिखाई देता है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जल का वितरण हम देखेंगे कि जल कहाँ कहाँ पर कितना पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण प्रतिशत में दिया गया है। तो देखिए, महासागर में जो जल पाया जाता है वो 97.3% है। बर्फ छत्रक मतलब एंटार्क्टिका जैसे महाद्वीपों पर जो बर्फ के रूप में पानी जमा है, वो 2% है। भूमिगत जल ये 0.68% है। झीलों और अलवण जल 0.009% है। इसमें स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें भी आ जाती हैं। ठीक है, इनमें सब कुछ मिलकर ये है 0.09%। वायुमंडल, इसमें बहुत कम पानी है, 0.0019%। नदियों में 0.0001%, सबको मिलाकर 100% होता है। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ये ऐसा समुद्र है जिसमें कोई व्यक्ति डूब के नहीं मरता, क्योंकि डूब नहीं देता किसी व्यक्ति को। और इसमें नमक 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक होता है। बड़ी मात्रा में नमक पाया जाता है। एक क्रियाकलाप है। 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं।
तो ये क्रियाकलाप था। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ये पानी के क्राइसिस के बारे में कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, जैसे गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स, मतलब गंगा में डूबने से 10 लोग मरे। मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, बहुत सारी नदियाँ सूखे की कगार पर हैं। इस तरह के बहुत सारे समाचार पत्रों की कटिंग या समाचार पत्रों में खबरें आती रहती हैं, उनकी कटिंग यहाँ पर छापी गई है ना। तो नेक्स्ट है महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय तट सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ जाती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय का मतलब क्या होता है? पोत मतलब नाव। ऐसे लोग जो नाव के ऊपर ही आश्रित है, मतलब मछली पकड़ने वाले मछुआरे। तो जब सुनामी आती है तो सबसे पहले ये मछुआरे मरते हैं अगर ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं तो। सुनामी मतलब पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उस ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं पश्चिम पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप
10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, मतलब इन लोगों के घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले भी भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली अब क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। लघु ज्वार भाटा मतलब सूर्य और पृथ्वी की वजह से जो ज्वार भाटा आता है उसको लघु ज्वार भाटा कहते हैं। और सूर्य और चंद्रमा की वजह से, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो दोनों की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी की ओर, जो खिंचाव बल की वजह से जो जल ऊपर चढ़ता है वो होता है बृहद ज्वार भाटा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई की मछली पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। एक क्रियाकलाप है छोटा सा, एक तरह से प्रैक्टिकल है। एक बाल्टी को जल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक और निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। निमज्जन छड़ का मतलब है रोड, पानी गर्म करने वाली रोड। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। मतलब आपको पानी बहने का रास्ता दिख जाएगा अगर एक बूंद आप उसमें स्याही डाल देते हैं तो। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको ये नक्शा दिख रहा है, इसमें ये जो किरणें दिखाई दे रही हैं ये जल की धाराएं हैं।
जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि बहुत सीधे सीधे प्रश्न हैं इसके, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे एक दो प्रश्न हम करते हैं। वर्षण क्या है? वर्षण मतलब जो जल वाष्प बनकर हवा में या आकाश में उड़ गया था वह पानी की बूंदों के रूप में ठंडा होकर वापस जमीन पर गिरना वर्षण कहलाता है। जल चक्र क्या है? जल चक्र पानी भाप, सूर्य की गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ता है, वह ठंडा होकर वापस ज़मीन पर आ जाता है। ज़मीन पर आने के बाद में वह बहता हुआ वापस समुद्रों में चला जाता है और समुद्र से वापस गर्म होकर वापस हवा में चला जाता है गर्म होकर। तो इस तरह से जो पानी है वो लगातार चलता रहता है, वो एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरता है और वो प्रक्रिया लगातार बार बार दोहराई जाती है। इसको जल चक्र कहते हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक देखो, एक तो हवा की दिशा, हवा की गति, उसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण, ये जो ज्वार भाटा आते हैं उसमें लघु ज्वार भाटा, उसके अलावा वृहद ज्वार भाटा, ठीक है, और भूकंप आदि सब लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागर जल की गति को देखो, यहाँ पर महासागर का जल गति करता है ठंडे और गर्म जल की धाराओं के कारण। ठीक है, तो दो ही कारक होते हैं, एक तो तापमान और दूसरा पवनों की गति। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है? देखो, ज्वार भाटा क्या है? समुद्र के जल का ऊपर चढ़ना ज्वार कहलाता है और नीचे उतरना भाटा कहलाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है तो इससे पृथ्वी पर मौजूद जो जल है उसको ये अपनी ओर खींचते हैं। खींचने के कुछ देर बाद जब ये वापस गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है तो ये वापस नीचे की ओर आ जाता है। तो ऊपर चढ़ने को ज्वार कहते हैं और वापस उतरने को भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं देखिए, जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर जल गर्म होता है और जहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती मतलब ठंड रहती है वहाँ पर पानी ठंडा होता है। तो ठंडे पानी से धाराएं गर्म पानी की ओर बहती हैं और गर्म पानी ठंडे पानी की ओर बहती हैं। तो ये प्राकृतिक तरीके से एक दूसरे की तरफ बहती रहती है। इन्हें ठंडे जल की धारा और गर्म जल की धारा बोलते हैं। इन्हीं को हम समुद्री धाराएं भी बोलते हैं। समुद्री जल नमकीन होता है क्यों? समुद्र के जल में नदियों द्वारा जो स्थलाकृति होती है, जैसे महाद्वीपों में जो नमक होता है मतलब जो लवण होते हैं पृथ्वी पर, उसको धोकर पानी के साथ बहकर ये नदियों के द्वारा समुद्र में गिरते जाते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो शुद्ध पानी हवा में उड़ता है और वो शुद्ध पानी जब बर्फ या वर्षा के साथ नीचे आता है तो ज़मीन पर गिरा हुआ जो भी लवण होता है, नमक होता है, वो फिर से बहकर समुद्र में जाता है। मतलब जो ज़मीन पर जो नमक गिरा हुआ था वो सारा बहकर समुद्र में जाता रहता है और समुद्र से वापस ज़मीन पर नहीं आता। इस कारण समुद्र का पानी लगातार खारा होता रहता है। अगला प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है क्यों? जल की गुणवत्ता का ह्रास इस कारण हो रहा है क्योंकि जो शुद्ध जल समुद्र में चला जाता है वह जल वापस बहुत कम मात्रा में वापस आता है। इसके अलावा मीठे पानी में बहुत ज़्यादा गंदगियाँ मिलाई जा रही हैं। इसकी कमी होने के कारण इसमें जो भी गंदगियाँ हैं वो मिलती जाती हैं। अगर शुद्ध जल की मात्रा अधिक होगी तो उसमें गंदगियाँ कम मिलेंगी, जैसे फ्लोराइड है और पेड़ पौधे, उनके पत्ते और भी कुछ गंदगियाँ हैं, ये लगातार मिलती रहती है जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता में नुकसान हो रहा है। तो ये इसके प्रश्नोत्तर थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।